work, power and energy. There are three things: work, power and energy. हम इन तीनों के मतलब फार्मूलाए और इनकी वर्किंग और डेफिनेशन वगैरह जो है ना वो समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क? वर्क को समझने के लिए ये एक एग्जांपल देखते हैं. लेट दिस इज an object of mass m, or this is the force applied on this object. Let this force is F. The position of this object, this position is A, this point is A, and position of the object here, that is B. This is A point and this point is B. Work done by this force which displaces this object from position A to B, covering a distance D. This distance is, the distance from A to B is D. We have to find the work done by this force. When this force displaces this object from position A to B, what is the work done? So first of all, we will resolve this force and find two components. One component along the movement of the object and one is perpendicular to the movement. Resolving आपने पहले सीखी हुई है. तो ये component जो है along the plane, plane is this on which the object is moving. ये देखें, एक ये कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट ये है, और दिस, लेट दिस एंगल इज थीटा. दिस कंपोनेंट विल बी अलोंग द प्लेन. कंपोनेंट जो है ये एफ कॉस थीटा एंड द कंपोनेंट ऑपोजिट टू द एंगल इज एफ साइन थीटा. इस फोर्स का ये कंपोनेंट जो है एफ कॉस थीटा, ये इस वक्त एक्टिव है. दिस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ कॉस थीटा विल डिस्प्लेसेस दिस पॉइंट, दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोजीशन ए टू बी. व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ? वर्क डन विल बी represented by capital W. W is equal to, work is equal to, we will use this component of the force F cos theta into this distance D. So this is the work done. This is formula to find the work done by this force F. Is it clear? Work done by the force F which displaces this object of some mass. Let the mass of the object is m. This force displaces this object from position A to position B. Work done will be F cos theta into D. This is a formula of work done. Let this is case 1. नॉर्मली बच्चों से पूछते हैं कि वर्क का फार्मूला क्या है. बच्चे कहते हैं जी वर्क का फार्मूला होता है एफ इंटू डी. ये क्यों कहते हैं? ये उस वक्त कहेंगे केस नंबर 2
अब मैं इस फिगर को ऐसे बनाऊंगा कि वही प्लेन है, ऑब्जेक्ट इज सेम, this position is A, this position is B. Now the force F is applied parallel to the plane. Now the force F is applied parallel to the plane. अब फोर्स जो है along the plane एक्ट कर रही है F। पहले कैसे कर रही थी? पहले हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही थी, अब हमारे पास फोर्स ऐसे लग रही है कि वो कोई एंगल नहीं बना रही। इसका मतलब है कि एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 0। ये देखें, इस फोर्स को मैं अगर ये यहाँ पे ले आऊँ तो दिस बिकम्स पैरेलल टू द प्लेन, तो थीटा इज इक्वल टू 0। इन दिस केस फोर्स F कोई एंगल नहीं बना रही, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे इसी फार्मूला में, दिस इज द फार्मूला ऑफ वर्क, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर दूँ तो वही वर्क का फार्मूला जो है वो है F cos थीटा इंटू डी। W इज इक्वल टू F, थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे 0 डिग्री पुट करेंगे, तो F cos 0 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय D cos 0 डिग्री 1 होता है। क्या होता है? 1। तो सो cos 0 डिग्री 1, तो सो फाइनली वी गेट W इज इक्वल टू F इंटू, क्योंकि ये तो हो गया 1, F इंटू D। दिस इज द फार्मूला ऑफ वर्क डन। इसका मतलब देयर आर 2 केसेस, डिपेंड्स अपॉन थीटा। अगर थीटा इज इक्वल टू 0, the force is acting parallel to the plane, then the formula will be F into D. If the force F is making an angle theta with the horizontal या along the plane, अगर एंगल थीटा है तो फिर F cos theta into D. Now next, unit of the work is unit of work is joule। वर्क का यूनिट जॉउल होता है और उसको J से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर क्वेश्चन में किलो जॉउल आ जाता है, किलो जॉउल, किलो जॉउल, तो उसको आपने जॉउल में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलो जॉउल जो है वो 1000 जॉउल के इक्वल होता है। जब भी क्वेश्चन में किलो जॉउल दिया होगा तो आपने कैलकुलेशन के लिए, उसको सॉल्विंग के लिए, उसको आंसर फाइंड करने के लिए आपने उसको कन्वर्ट करना है जॉउल में। तो 1000 जॉउल इज इक्वल टू 1 किलो जॉउल। ठीक है भाई, 1 किलो जॉउल इज इक्वल टू 1000 जॉउल। ये कहाँ पे बेटे? ये cos 0 डिग्री है। एंगल, क्योंकि बेटे यहाँ पे एंगल नहीं बना रही, ये देखें यहाँ पे फोर्स एंगल बना रही है थीटा डिग्री। ये देखें ऐसे अप्लाई, नहीं ये ट्राइंगल नहीं, हाँ नहीं ट्राइंगल तो मैंने इसको रिजॉल्व करके इसके कंपोनेंट्स फाइंड किए हैं ना। ये रेड कलर में जो फोर्स है इसके कंपोनेंट्स हैं, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है। रिजॉल्विंग आपने पहले सीखी हुई है किसी भी, जी। तो ये कंपोनेंट जो है F cos थीटा, ये एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट को फ्रॉम पोजीशन A से पोजीशन B पे डिस्प्लेस करके लेके आएगा। ठीक है,
तो इस केस में क्या है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई का हो रही है अलोंग द प्लेन, कोई एंगल नहीं है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो सो फार्मूला विल बी एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इनटू ई। आगे मैंने उसका यूनिट बता दिया है कि यूनिट इसका वर्क का यूनिट जूल होता है, जिसको कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर क्वेश्चन में किलो जूल आ जाएगा तो फर्स्ट यू कन्वर्ट इट इनटू जूल। 1000 जूल जो होता है वो 1 किलो जूल के इक्वल होता है। आपको समझ नहीं आया? ओके, इसके बाद दूसरी चीज हमने पढ़नी है पावर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। लिख लें इसकी डेफिनेशन, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जी बेटे, ये आप सारा भेजते हैं? जी जी इंशाल्लाह। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैथमेटिक्स में रेट का मतलब क्या होता है? उस वेरिएबल को डिवाइडेड बाय टाइम, दैट विल बी द रेट ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ वर्क मीन W over T। तो सो वी विल राइट दिस इज द फार्मूला, पावर इज इक्वल टू W over T। यहाँ पे W वर्क है और T क्या है? टाइम। इसको बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना वर्क किया और कितने टाइम में किया, दैट बिकम्स अ पावर। तो सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ओके, अब आपने अभी 2 मिनट पहले मैंने वर्क का फार्मूला आपको बताया कि वर्क का फार्मूला जो होता है वो होता है F इंटू डी। अगर मैं यहाँ पे वर्क की जगह पे मैं F इंटू डी लिख दूँ तो ये बन जाएगा F इंटू डी डिवाइडेड बाय टाइम। अब सबको पता है कि D ओवर T क्या होता है? D ओवर T, डिस्टेंस ओवर टाइम, दैट बिकम स्पीड। तो फार्मूला विल टेक एन अदर फॉर्म, P इज इक्वल टू F। इसको मैं लिख लेता हूँ D ओवर T दैट इज V। तो सो फार्मूला ऑफ पावर F इंटू V। ये देयर आर 2 फार्मूला है, एक ये फार्मूला है पावर का W ओवर T, एक फार्मूला पावर का है F इंटू B। F क्या है? फोर्स, V क्या है? स्पीड। तो विच फार्मूला विल बी यूज्ड इन द क्वेश्चन? बोथ। इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा। अगर टाइम इन्वॉल्व है तो यू विल यूज दिस फार्मूला, अगर स्पीड इन्वॉल्व है आपके क्वेश्चन में तो फिर फार्मूला यू विल यूज दिस फार्मूला P इज इक्वल टू F इंटू V। और पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। वेरी गुड, वॉट। ये वो वॉट नहीं जो बच्चे की घर से लगती है, ये वो वॉट है जो कि ये बल्ब लाइट है, ये फैन है, इनमें वॉट्स चलते हैं। पावर, कितनी पावर। ठीक है, तो यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट होता है वॉट्स। और इसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, वॉट। अगर क्वेश्चन में बिगर यूनिट आ जाए, किलो वाट आ जाए, तो उसको वाट में कन्वर्ट करके फिर क्वेश्चन करना है आपने। समझ आ गई है? किलो वाट, अगर बिगर यूनिट है किलो वाट, किलो का मतलब ही 1000 होता है, तो किलो वाट को 1 किलो वाट किसके इक्वल होगा? 1000 वाट। तो ये पावर हो गई। इसके बाद तीसरी चीज है हमारे पास यहाँ पे एनर्जी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी?
बहुत ज़्यादा दिखा एनर्जी की डेफिनेशन बताएं। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क। एक बच्चे को कहता हूँ ये टेबल उठाएं, उससे नहीं उठाया जाएगा, छोटा बच्चा है। अगर आप में से किसी को कहा जाए तो आपने नहीं, टेबल तो हैवी है ना, कोई चीज़ और ले लें, चेयर है वो उठा लेगा। तो कैपेसिटी है उसमें, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इसकी डेफिनेशन में लिख लें आप। कैपेसिटी टू डू वर्क, energy. There are very many types of energies in the life. बहुत सी एनर्जीज हैं, मसलन काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हीट एनर्जी है जिसको थर्मल एनर्जी भी कहते हैं, एटॉमिक एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। बट इन योर सिलेबस देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी एंड potential energy. What is the potential energy? There are two types of energies, potential energy and kinetic energy. Energy stored in an object before its motion. पोटेंशियल एनर्जी को हम PE से रिप्रेजेंट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को हम PE से रिप्रेजेंट करेंगे। एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या मतलब, ये देखें, इधर देखें, ये एक हैवियर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं यहां से इसको रिलीज करता हूं तो नीचे की चीज पड़ी है तो इसको ज्यादा डैमेज करेगा। अगर इसका वेट है 2 kg का है ये, अगर मैं यहाँ से इसको रिलीज करता हूँ, ये मेरे पाँव पे गिरेगा तो बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। अगर मैं इसको यहाँ से रिलीज करता हूँ कम लगेगी। अगर बिल्कुल ही यहाँ से जोड़ूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसमें एनर्जी यूं है, इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, इसमें एनर्जी बढ़ती जाएगी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। हाइट की वजह से तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं होती। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी जी इन्वॉल्व नहीं हो गया। जीपी नहीं होती क्या? जीपी आगे दौड़ पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल वो नहीं है जो आप कह रही है ना, वो नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपको समझा दिया। एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये डायग्राम देखें, दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, दिस इज ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो है इसको हमने यहां से उठाया और हाइट पे ले गए। ये हाइट है, इसका वेट है mg, मैस होगा इसका m, इसका मैस क्या है m, और ये हाइट है, मैस इसका है m, और ये हाइट जो है दैट इज h, ठीक है। वेट है जहाँ इसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, W इज इक्वल टू mg। जब इसको हाइट एज पे लेके जाएंगे तो इसमें एनर्जी कितनी आ जाएगी,
पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो होगी PE mgh। अच्छा, ये mg क्या है? वेट। वेट, तो वेट क्या होती है? एक फोर्स होती है। PE इज इक्वल टू WH लिख सकते हैं हम। W क्या है? फोर्स। H क्या है? डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस को हम H कह देते हैं। तो सो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है FD क्या है? ये वर्क है। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी भी जो है ये वर्क डन है। इसका यूनिट भी क्या होगा? जूल। एनर्जी का यूनिट भी क्या होगा? जूल। F/D आ गया। तो ये इंटर रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू FD और यूनिट इसका जूल। इसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये भी लिख लें, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी due to the speed of the object is called kinetic energy। और kinetic energy को हम KE से रिप्रेजेंट करेंगे। KE kinetic energy due to the speed of the object। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये कार है और उसकी स्पीड जो है कह लें कि 80 km/h है। एक और कार है सेम मॉडल, और इसकी स्पीड जो है ये है 60 km/h। आप मुझे बताएं, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, विच कार हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी? हाँ जी, नहीं ये फाइंड नहीं करना, काइनेटिक एनर्जी बताएं किसकी ज़्यादा है। देखिए 1 की, क्योंकि स्पीड इसकी ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इधर देखें बेटे, मैंने सेम कहा है, सेम मैस है, दोनों कार्स का मैस सेम है। वो तो डिपेंड करता है जिसकी स्पीड ज़्यादा है। ये देखें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 12 mv²। ये देखें, अगर यहाँ 1/2 दोनों की एनर्जी फाइंड कर लें, इसकी 1/2 m आपको यहाँ गिवन नहीं है, मैस दोनों का सेम है। इसका भी मैस वही है, इस कार का मैस भी वही है। तो फिर डिपेंड करता है कि काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करने के लिए हम सिर्फ स्पीड को देखेंगे। जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। सो कार नंबर 1 हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। ओके, इसका यूनिट भी जूल होता है। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जूल होगा। इस चैप्टर में एक और एनर्जी जो है वो डिस्कस करेंगे हम, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज जस्ट द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी।
मैकेनिकल एनर्जी कोई और एनर्जी नहीं है बल्कि सम है किसका, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। मैकेनिकल एनर्जी को हम ME से रिप्रेजेंट करेंगे और ये मैकेनिकल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद आपने देखना है two concepts are very very important। law of conservation of energy। क्या होता है law of conservation of energy? हाँ हाँ बताएं, ठीक बता रही हैं, बताएं ऊंची आवाज। Energy remains conserved, neither be created nor destroyed, can be converted into one form from to the other form। ठीक है, कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैकेनिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल। ठीक है, ओके ओके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी total energy of an object remains conserved। total energy of an object remains conserved let this is an example। ये एक एग्जाम्पल है। सपोज दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन, ऑब्जेक्ट इज एट हाइट h, दिस इज ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट जो है पोजीशन A से पोजीशन B पे आता है तो लेट दिस इज हाइट h, ये हाइट जो है दोनों पोजीशंस की हाइट जो है, हाइट बिटवीन A एंड B इज h। एज सून एज आई रिलीज दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट A, इसने डाउनवर्ड मूवमेंट करना शुरू कर देनी है। ठीक है, तो इसकी हाइट कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये देखें यहाँ पे हाइट h है, यहाँ पे आएगा तो हाइट इसकी ये हो जाएगी, यहाँ पे आएगा तो हाइट इसकी और कम हो जाएगी, यहाँ पे आएगा हाइट और कम हो जाएगी, यहाँ पे आएगा तो इसकी हाइट 0 हो जाएगी। यहाँ से पता चलता है कि इसकी यूं ही इसको हमने यहाँ से रिलीज़ करना है तो इसकी इनिशियल स्पीड 0 हो जाएगी, और यूं ही इसने नीचे को मूव करना है तो इसकी स्पीड जो है इंक्रीज होती जाएगी। इसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। यहाँ से लेट दिस सरफेस इज स्मूथ, ये स्मूथ सरफेस में आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि इसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पे आके काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इसकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि हाइट मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है कन्वर्ट होती जाएगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। और यहाँ पे बॉटम पे आके हाइट 0 हो जाएगी, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसमें 0 है और काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम होगी।
तो सो आपने स्मूथ सरफेस के लिए क्वेश्चन में गिवन होगा कि सरफेस स्मूथ है या रफ है। स्मूथ सरफेस के लिए आपने क्या करना है, यहां से क्या पता चला है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और क्वेश्चंस में हमने कैसे यूज करना है इसको, जी जी मेरी बात सुने, क्वेश्चन में कैसे यूज करना है। ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी एज एट पॉइंट ए, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप यूं भी लिख सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे, टोटल काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे। तो अब आप इसको फार्मूला ये याद रखेंगे, ये जब आपने क्वेश्चंस करने हैं तो ये यूज करना है मैंने। दिस इज एन अदर डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ स्मूथ सरफेस। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। और जब ये दोनों, ये एक इक्वेशन बन जाएगी तो इसमें कोई चीज़ अननोन होगी वो फाइंड हो जाएगी। ये कब, ये फार्मूला कब यूज़ होगा, ये टेक्निक कब यूज़ होगी, व्हेन द सरफेस इज स्मूथ। अब एक चीज़ रह गई है लास्ट पे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। वो है कि व्हाट अबाउट इफ़ द surface is not smooth, if the surface is rough, फिर क्या होगा, इधर देखें, रफ सरफेस, रफ सरफेस के लिए भी एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये आखिरी चीज़ है, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। Let this is inclined plane, this is an object, और this is applied force। इसको मैं कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये सरफेस जो है इंक्लाइंड प्लेन, ये सरफेस इसको कह रहा हूं, ये सरफेस है रफ। रफ सरफेस है तो इसकी मूवमेंट अपवर्ड है, ये देखिए मूवमेंट अप्लाइड फोर्स अपवर्ड है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, उसको मैं स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर मैं पूछूं कि इस अप्लाइड फोर्स ने वर्क कितना किया है, वर्क कितना किया है, नो ये फार्मूला लिखने लगा, और जिस फॉर्मेट में ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, जिस बच्चे ने इसी फार्मूला के जो मैं लिखने लगा हूँ इसके अकॉर्डिंगली चलेगा तो वो स्मूथली, कोई उसको परेशानी नहीं होगी, क्वेश्चन में स्ट्रक नहीं होगा। जिसने अपनी मर्जी की लॉस इन गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस और गेन के चक्कर में पड़ गया, उससे उसका आंसर जो है वो उसमें वो इनकरेक्ट भी हो सकता है, साइन मिस्टेक भी हो सकती है। साइन मिस्टेक से बचने के लिए मैंने एक ऐसा फार्मूला बताने लगा हूँ, उसी फॉर्मेट में आपने यूज़ करना है, तो इंशाल्लाह यू विल सॉल्व करेक्टली। वो फार्मूला ये है, वर्क डन बाय ड्राइव, मैं लिखने लगा हूँ इसको शॉर्ट फॉर्म में, WD, दिस मीन्स दैट वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स। क्लियरली ड्राइविंग फोर्स ये है, अप्लाइड फोर्स को ड्राइविंग फोर्स कहेंगे इन दिस केस। WD, कैपिटल D यूज किया मैंने, इसका मतलब क्या है, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। कितना काम किया इसने, इस फोर्स ने, वर्क डन बाय ड्राइविंग, एक तो इसने किया फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम किया, दूसरा ऊपर को जा रहा है तो ये यहां पे लिखना है आपने प्लस चेंज, डेल्टा शोज द चेंज
in mechanical energy. और this is very 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 important formula. वर्क डन फिर सुन लें, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी चेंज कैसे फाइंड करते हैं? सपोज कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे गया है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट विल गिव यू द चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. फाइनल हमेशा चेंज कैसे फाइंड करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल. सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, तो मूवमेंट उसकी फ्रॉम ए टू बी है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी फाइंड कर लेंगे. ये दिस मैकेनिकल एनर्जी एट बी माइनस मैकेनिकल एनर्जी एट ए, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यू विल गेट इस इक्वेशन में से जो अननोन चीज़ होगी वो फाइंड हो जाएगी. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. विद दिस कम्स टू एन एंड.